दोस्तों अब हम स्टार्ट करने वाले इन्वेस्टिगेशन की रिवीजन। सर ये इन्वेस्टिगेशन क्या टॉपिक है भाई? बहुत ही मजेदार टॉपिक है। हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशन में हमने जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे बेसिकली। भाई इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट के बीच का डिफरेंस सबसे पहले हमने पढ़ा था, तो वही रिवाइज कर लेते हैं। तो सर इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट के बीच का डिफरेंस जो था वो हमने कहा था भाई ABCD आते तो आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा आता है एन यानी नेचर। भाई नेचर है, ये वॉलंटरी है, ये मैंडेटरी है, वो कराना चाहो तो करा लो, ये कराना पड़ेगा। फिर आती है बात ओ से आया ऑब्जर्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव। इन्वेस्टिगेशन में कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन्वॉल्व नहीं है, एनालिटिकल प्रोसीजर है, इसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्व है। अब अगर हम ऑडिट की बात करें तो उसमें हमें देखना है कि कंप्लायंस ऑफ गैप होना चाहिए, ऑडिट प्रोसीजर्स एंड डिस्क्लोजर्स, ये सब चीजें हम देख के चलते हैं। फिर आती है बात ऑब्जेक्टिव की। इसका काम है एस्टेब्लिशिंग अ फैक्ट, ये एक फैक्ट एस्टेब्लिश करता है। ये करता है वेरीफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ये देखने के लिए क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। सिंपल सी बात है। NOP, P यानी पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी ने कहा भाई कि सिंपल सी बात है, कोई टाइम नहीं है, कोई भी एक रिजिड टाइम फ्रेम नहीं है, आप जब चाहो जितने टाइम के लिए चाहो इन्वेस्टिगेशन करा सकते हो। जब हमने बात करी ऑडिट से, तो ऑडिट ने कहा हम क्वार्टरली होते हैं, हम हाफ ईयरली होते हैं, हम एनुअली होते हैं। फिर उसके बाद आया NOP, Q से कुछ नहीं होता, R और S। R से आया रिपोर्टिंग, S से आया स्कोप। रिपोर्टिंग ने कहा कि हम रिपोर्ट करेंगे उस पर्सन को जिसने इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट कराया है, जिसके बिहाफ पे हमने इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट कराया है। फिर आया रिपोर्टिंग इन केस ऑफ ऑडिट। ऑडिट में हमने कहा सिंपल सी बात है, हम ओनर्स ऑफ बिजनेस एंटिटी को रिपोर्ट करके चलेंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, रिपोर्टिंग भी क्लियर हो गया। फिर आती बात स्कोप, इसमें कवर क्या क्या होगा। हमने कहा इसका स्कोप या तो स्टैट्यूटरी हो सकता है या नॉन स्टैट्यूटरी, उस पर डिपेंड करेगा। हमने कहा जब ऑडिट तो हमें पता ही है, जितना बड़ा सिलेबस है उतना बड़ा स्कोप है, स्कोप बहुत वाइड है फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट विच इज गवर्न्ड बाय लॉ। फिर हमने बोला स्टेप्स इन इन्वेस्टिगेशन। सर स्टेप्स इन इन्वेस्टिगेशन क्या होते हैं? मैंने कहा ऑडिट में स्टेप क्या होते हैं? सर ऑडिट में सबसे पहले हम एक एग्रीमेंट में एंटर करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही। जब हम ऑडिट में एग्रीमेंट में एंटर करते हैं तो हम एग्रीमेंट में सबसे पहली चीज क्या लिखते हैं? एज पर 210। तो एज पर ऐसे 210 दैट इज एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव और स्कोप ऑफ ऑडिट लिखते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे भी यही है, सबसे पहले हमने डिटरमाइन करना है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिर हमने क्या किया सर, उसके बाद हम बनाते हैं ऐसे 300 जो होता है हमारा, ऐसे 300 होता है, उसमें हम ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही, जो ऐसे 300 में ऑडिट प्रोग्राम बनाते हो तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम बना लो। तो पहले आपने याद रखना, आपने ऐसे 210 का पॉइंट लिखना है, 210 यानी ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप आपने डिसाइड कर लिया। फिर आपने 300 के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम बना लिया। फिर 500 के हिसाब से एविडेंस भी ले लो। तो जैसे ऐसे 500 कहता है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, सही ऑडिट एविडेंस आपके पास होना चाहिए, वैसे ऑडिट आपने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में भी एविडेंस लेना है। मुझे बताओ सर 500 के बाद कौन सा आएगा? सर 600। मैंने कहा 600 मतलब होता है यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। यहाँ पे अदर ऑडिटर और इन्वेस्टिगेटर का कोई पॉइंट नहीं है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे तुम आ जाओ सीधा सीधा ऐसे 700 के पास। 700 क्या कहता है भाई साहब? रिपोर्टिंग की बात करता है। तो सबसे पहले आपने जो अपनी फाइंडिंग्स है उनको एनालाइज करना है, प्रोसेस करना है और इंटरप्रेट करना है, और उसी के बेसिस पे अपनी रिपोर्ट बना लेनी है जहां पे आप कंक्लूजन्स ड्रॉ करके चलोगे। तो इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स अगर देखा जाए तो ऑडिट जैसे ही है, बस आपने ऐसे 210 की बात करनी है जहां पे आप ऑब्जेक्टिव और स्कोप की बात करते हो। फिर आपने इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम की बात करते हो। फिर आप एविडेंस कलेक्ट करते हो। एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद उस पर आप एनालिसिस करते हो, प्रोसेस करते हो, इंटरप्रेट करते हो, एंड फाइनली आप अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट इशू करके चलते हो। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट इश्यूज इन टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट। जब आप इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको अपने माइंड में रख के चलनी है? मैंने कहा 4-5 बातें हैं सिंपल सी। सबसे पहली बात तो रिपोर्ट में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो इररेलेवेंट हो। कोई भी इररेलेवेंट चीज आपकी रिपोर्ट में नहीं होनी चाहिए। जो भी वर्ड एक्सप्रेशन आप यूज करो उसको आप प्रॉपर्ली यूज करना। एवरी वर्ड और एक्सप्रेशन शुड बी यूज प्रॉपर्ली, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक चीज और बोलनी है कि फैक्ट्स एंड कंक्लूजन्स को आपने एविडेंस से लिंक करना है। मतलब आपकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में जो भी आपने फैक्ट्स दिए हैं, जो भी आपने कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हैं, उनको आपने एविडेंस के साथ लिंक करके चलना है। साथ साथ आपने जो भी अजम्पशंस लगाई हैं या जो भी आपके बेसिस हैं उनको आपने एक्सप्लिसिटली स्टेट करना है। तो पहली बात तो आपकी रिपोर्ट में कोई चीज इररेलेवेंट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपके जो भी वर्ड्स हैं, एक्सप्रेशन है, उसको आपने प्रॉपर्ली यूज करना है। जो भी आपके कंक्लूजन्स हैं, फैक्ट्स हैं, उनको एविडेंस से लिंक करना है। एंड जो आपने अजम्पशंस यूज किए हैं उनको आपको स्टेट करके चलना है। एंड जो रिपोर्ट है वो उसको आपका नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ असाइनमेंट बताना चाहिए। एंड रिपोर्ट में ही जो आप अपना ओपिनियन है वो आप फाइनल पैराग्राफ ऑफ द रिपोर्ट में डाल के दे देंगे। तो ये कुछ 4-5 बातें जो आपने ध्यान में रखनी जब आप इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट बना रहे हो। अब आती है बात स्पेशल इश्यूज इन केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जब आप इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हो तो कुछ स्पेशल इश्यूज हैं जो आपके दिमाग में आ सकते हैं, जो आपको इन्वेस्टिगेशन करते हुए मिल सकते हैं। उनको आप कैसे डील करोगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला इशू हो सकता है वेदर टू अडॉप्ट अ 100% वेरिफिकेशन। आपने पूरी की पूरी वेरिफिकेशन करनी है या आप सिलेक्टिवली चीजों को सैंपल करके देख सकते हो। तो मैंने कहा ये सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा। अगर आपका इन्वेस्टिगेशन कैश डेफल्केशन का केस है, यानी कोई कैश चोरी हुई है, तो आपने सारे कैश वाउचर देखने पड़ेंगे। बट अगर ये आपका जो इन्वेस्टिगेशन का केस है ये किसी कंसर्न की प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर है, तो आप एक सिलेक्टिव अप्रोच देख सकते हो, आप सैंपलिंग के थ्रू जा सकते हो।
फिर आती है बात, क्या हम एक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाय कर सकते हैं। मैंने कहा अगर शक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तो आप रिलाय कर ही नहीं सकते। अगर आपको डाउट ही है ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिलायंस, उस पर तो कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। बट हाँ, अगर आप वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इस तरह का कोई असाइनमेंट है तो आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिलाय करके चल सकते हैं। सर क्या हम एक एक्सपर्ट से असिस्टेंस ले सकते हैं, जैसे हम ऐसे 620 में बोलते हैं यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिट एक्सपर्ट, क्या इन्वेस्टिगेशन में भी ऐसा कोई स्कीम है क्या? मैंने कहा है, ऐसी स्कीम भी है, बट आपको क्लाइंट का रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा। तो ये हमने पढ़ा था। फिर इन्वेस्टिगेशन आउट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स, कोई भी इन्वेस्टिगेशन होती है अगर डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स की, तो हमें डिस्प्यूट से ऊपर रह के चलना है, हमें अलर्ट रहना है। कोई भी पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू बी प्रिजुडाइज्ड हो सकता है, जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं बायस्ड हो, एंड आपने अपनी मेच्योरिटी और एक्सपीरियंस को साथ रख के चलना है। फिर आती है बात बेसिस ऑफ ओपिनियन, जब भी आप अपना ओपिनियन देंगे आपको अपना बेसिस बताना पड़ेगा। आप स्पेकुलेशन नहीं करेंगे कि भाई ये हो सकता है वो हो सकता है, सिंपल सी बात है, जो फैक्ट है वो बताओ, उससे ज्यादा कुछ मत रखो। फिर आपने क्या, आपने वर्किंग पेपर्स रिटेन करने हैं कि नहीं? जनरली आपको वर्किंग पेपर्स रिटेन करने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करते हैं इन कोरिलेटिंग फैक्ट्स एंड इवेंट्स वाइल ड्राफ्टिंग द रिपोर्ट। साथ साथ आपको रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लेना चाहिए फ्रॉम द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अब आती है बात फैक्टर्स जो आपकी फ्यूचर मेंटेबिलिटी ऑफ टर्नओवर को इंपैक्ट करते हैं। मतलब आप इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे थे, आपको लगता है कि कंपनी की टर्नओवर आज 1000 करोड़ है, तो ये जो 1000 करोड़ है ये कितनी बढ़ेगी कितनी कम होगी, बेसिकली आपने देखना है कि क्या फ्यूचर में ये टर्नओवर 1000 करोड़ रह पाएगी या नहीं। मैंने कहा ये चीज 4 चीजों पे डिपेंड करती है, ट्रेंड, मार्केटेबिलिटी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशंस और कंपटीशन। ट्रेंड यानी अब तक जो चल रहा था क्या ऐसे ही चलता रहेगा, मार्केटेबिलिटी क्या नई नई मार्केट मेरे लिए खुल जाएंगी, क्या पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसिडरेशन मुझे हेल्प करेंगी कि मैं और नई कंट्रीज में अपने आप को एक्सपेंड कर सकूं, और क्या मेरा जो कॉम्पिटिशन है वो नया मार्केट में आने वाला है, या क्या उसके जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज होने वाले हैं कि नहीं। फिर हमने याद है स्टार्टिंग में बात करी थी स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी की, तो जो स्टैट्यूटरी और थी और नॉन स्टैट्यूटरी होती है, स्टैट्यूटरी वो होती है जो आप अपना लॉ में पढ़ते हो, यानी कंपनीज एक्ट में जो आप स्टैट्यूटरी के बारे में पढ़ते हो, ये आपको सारे सेक्शन पहचाने में लग रहे होंगे, 210, 212 एसएफआईओ, 213 ट्रिब्यूनल की बात करता है, 216 बात करता है इन्वेस्टिगेशन इनटू द ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। तो ये वैसी की वैसी जो चीज आप कंपनी लॉ में पढ़ते हो वैसी की वैसी ऑडिट में भी दी हुई है। फिर आती है नॉन स्टैट्यूटरी, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये चीजें ऑडिट में ही है, तो इनके बारे में हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल अप्रोच फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो जब आप एक स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हो तो आपकी क्या जनरल अप्रोच होनी चाहिए? मैंने कहा सिंपल सी बात है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस समझ लो। तो और अगर आपने समझ लिया तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको टर्म्स ऑफ रेफरेंस समझ आ गए तो आपको स्कोप पता चल जाएगा, स्कोप पता चल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कितने पीरियड में इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगी। टर्म्स ऑफ रेफरेंस पता चल गया तो स्कोप पता चल गया, स्कोप पता चल गया तो पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन पता चल जाएगा। फिर आपको अपना इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम बनाने में आसानी होगी। जब आप इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम बना रहे होगे आपको पता चल जाएगा क्या आपको एक एक्सपर्ट का भी यूज करना है, जो हमने ऊपर अभी बात भी की थी एक्सपर्ट की, तो आपने यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट भी पता चल जाएगा। इंजीनियर, लॉयर, किसी भी एक्सपर्ट का आप अपने मदद ले सकते हो। एंड लास्ट में जब आप रिपोर्ट बना रहे होगे तो आप देख लोगे क्या आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे आपने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनानी है। तो बेसिकली सबसे पहले आपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस समझने, उससे आपको स्कोप समझ आ गया, स्कोप समझ आ गया तो आपको समझ आ जाएगा कितने पीरियड में इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगी। पीरियड पता चल गया तो आपने ऑडिट प्रोग्राम बनाया, सॉरी इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम बनाया। इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम बनाते वक्त आपको लगा कि मुझे एक्सपर्ट की भी जरूरत है तो आपने यूज कर लिया एक्सपर्ट का काम एंड लास्ट में अपनी रिपोर्ट बना के दे दी। फिर आती है बात इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ एन इनकमिंग पार्टनर। एक पार्टनर एक फर्म को ज्वाइन करना चाहता है तो वो क्या क्या चीजें देखेगा? मैंने कहा लॉजिकली सोचो क्या क्या देखेगा। वो सबसे पहले देखेगा फर्म कितनी पुरानी है, क्या इसका ग्रोथ रेट है, कैसा है, ठीक है। फिर उसके बाद वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखेगा, प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ बैलेंस शीट देखेगा, तो बैलेंस शीट में उसको देखेगी एसेट की, लायबिलिटी की पोजीशन। साथ साथ वो देखेगा कंपनी के कस्टमर कैसे हैं, किनको वो सर्व करती है, तो क्लाइंटेल पता चलेगी। कंपनी के लोग कैसे हैं, यानी कॉम्पोजिशन एंड क्वालिटी ऑफ की पर्सोनल, वो ये चीजें देख लेगा। फिर वो पूछेगा तुम मुझे एडमिशन दे क्यों रहे हो, तुम मुझे पार्टनर एज अ पार्टनर इन्वॉल्व भी क्यों कर रहे हो, तो वो समझ जाएगा रीजंस फॉर ऑफर ऑफ एडमिशन। एंड लास्ट में उसने दो चीजें और देखनी है, कैपिटल कितनी लगी है एंड उस पर रेट ऑफ रिटर्न कितना आता है फर्म में, एंड जो फर्म की कंप्यूटेशन है गुडविल की वो कैसे होती है एडमिशन और रिटायरमेंट पे। तो भाई साहब सिंपल सी बात है, एक भी कोई भी बंदा अगर एक फर्म ज्वाइन करेगा तो वो सबसे पहले यही सब देखेगा कि फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, फर्म का ग्रोथ रेट क्या है, फर्म क्यों उसको मौका दे रही है एज अ पार्टनर ज्वाइन करने का, फर्म के एसेट्स कैसे हैं, लाइबिलिटीज कैसी हैं, फिर फर्म की गुडविल की वैल्यू वो देखेगा एडमिशन और रिटायरमेंट पे। तो यही कुछ चीजें हैं जो देख के चलेगा। फिर आती है बात इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज प्रपोजिंग टू एडवांस अ लोन टू अ कंपनी। अगर एक कंपनी एक बैंक से लोन मांगने जाती है तो वो क्या क्या चीजें देखेगा? तो सबसे पहले बैंक देखेगा पर्पस, किस पर्पस के लिए लोन रिक्वायर्ड है, तो इट विल आस्क फॉर द पर्पस फॉर विच द लोन इज रिक्वायर्ड। फिर वो जब बोलेगा कि भाई इस पर्पस के लिए लोन रिक्वायर्ड है तो क्या आप वापस कर पाओगे, तो कंपनी बताएगी ये है शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट जिसके हिसाब से मैं आपको चीजें वापस करूंगी। तो ये हम शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट यहाँ पे देख के चलेंगे। अब मुझे बताओ कंपनी वापस कर पाएगी या नहीं
नहीं कर पाएगी, ये किस पे डिपेंड करेगा सर, उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग पे। तो हम कंपनी की फाइनेंशियल स्टैंडिंग और रेपुटेशन भी देख के चलेंगे। एंड फिर हमने ये चीज भी देखनी है कि क्या कंपनी एक्चुअली अपने मोआ के हिसाब से बोरो कर सकते हैं मनी। सर ये मोआ कौन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एंड लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि कंपनी ये तो कह रही है कि आगे जाके वो इतना प्रॉफिट कमाएगी, पिछले 5 सालों की रिपोर्ट कैसी है। सो द हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इट्स परफॉर्मेंस इन द पास्ट 5 ईयर्स, हम ये भी देखेंगे। एंड एक चीज और देखेंगे कि क्या पहले कंपनी ने कोई एप्लीकेशन की थी बैंक को, अगर की थी तो अगर वो रिजेक्ट हो गई तो क्या थे रीजंस फॉर रिजेक्शन। सो वेदर एनी लोन एप्लीकेशन वाज मेड टू अदर बैंक एंड इफ सो रीजंस फॉर रिजेक्शन, क्या कंपनी ने किसी और बैंक को भी कोई लोन एप्लीकेशन की थी, अगर की थी तो और वो रिजेक्ट हो गई तो रीजंस फॉर रिजेक्शन क्या थे। तो भाई साहब ये 4-5 चीजें हैं जो इन्वेस्टिगेट करेगा पर्सन। एंड क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं व्हेन इट कम्स टू वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हिच आर इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द बोरोअर कंपनी व्हिच हैज बीन फर्निश्ड टू द बैंक। तो उसमें सिंपल सी बात है, फिक्स्ड एसेट्स आ जाते हैं, इन्वेंट्री आ जाती है, ट्रेड रिसीवेबल्स की बात होती है, फिर इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है। तो यही एसेट्स के आपने नाम लिखने हैं। फिर आप लायबिलिटी साइड पे आ जाओगे तो लायबिलिटी साइड पे आ जाओगे तो आपने सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन्स की बात करनी है। फिर आप बात करोगे प्रोविजन फॉर टैक्स की, ठीक है। फिर उसके बाद आप इंश्योरेंस और कंटिजेंट लायबिलिटीज की बातें करोगे। फिर आती है बात फ्रॉड एट ऑपरेशनल लेवल एम्प्लॉइज। तो मैंने कहा ऑपरेशनल लेवल पे एम्प्लॉइज क्या क्या फ्रॉड कर सकते हैं, ये कुछ लिस्ट दी हुई है कि आप चेक स्टैम्पर कर सकते हो, ऑफ द बुक फ्रॉड्स कर सकते हो, कैश की मिस एप्रोप्रिएशन कर सकते हो, टीमिंग एंड लीडिंग कर सकते हो, फ्रॉडलेंट डिसबर्समेंट्स हो सकती हैं, एक्सपेंस रिइंबर्समेंट स्कीम्स, पेरोल फ्रॉड एंड कमीशन स्कीम। इनके बारे में हम डिटेल में ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो बस एक बार आपने इनको रीड करके जाना कि क्या क्या चीजें हैं ये। एंड हमने इन्वेस्टिगेट करते हुए बेसिकली सबसे पहले तो फोकस करना है इंटरनल कंट्रोल पे, ताकि हमें मिल जाए कोई भी वीकनेस, और साथ साथ हमने देखना है क्या लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिटवीन द वेरियस मेंबर्स ऑफ स्टाफ। तो ये चीज हम यहाँ पे देख के चलेंगे। फिर हमने कुछ फ्रॉड्स के बारे में पढ़ा था। पहला फ्रॉड था कैश रिसीट का फ्रॉड। कैश रिसीट के फ्रॉड में 6 चीजें थी। बेसिकली क्या क्या चीजें थी कि हमने रिसीट इशू करी एक पर्टिकुलर अमाउंट की, और उससे कम अमाउंट हमने काउंटर फॉइल पे लिख दिया। तो जब हमने कम अमाउंट काउंटर फॉइल पे लिखा तो कहीं ना कहीं जो बीच का बैलेंस था वो हमने अपनी जेब में डाल लिया। या फिर हमने दिखा दिया लार्जर कैश डिस्काउंट देन एक्चुअली अलाउड। हमने कैश डिस्काउंट 20 रुपए का अलाउ किया था, हमने कहा हमने 30 रुपए का कैश डिस्काउंट अलाउ किया, यानी हमने जो 10 रुपए का बीच का गैप था वो भी अपनी जेब में डाल लिया। तो रिसीट का केस हो सकता है, लार्जर कैश डिस्काउंट का केस हो सकता है, एक फिक्टिशियस क्रेडिट का केस हो सकता है, एंड चौथा केस हो सकता है कि मैंने कैश सेल को क्रेडिट सेल दिखा दी, यानी मेरे पास पैसे तो आज ही आ गए थे, मैंने बोला नहीं क्रेडिट सेल है, 3 महीने बाद आएंगे, 2 महीने बाद आएंगे, तो 2-3 महीने तक वो पैसा मेरी जेब में ही पड़ा रहा। एंड सिमिलरली मैं 2 फ्रॉड और कर सकता हूं इसमें कि मैं एक गुड डेट को, जो गुड डेट है यानी जिससे मेरे पास पैसा रिकवर हो सकता है, उसको मैं बैड और इररिकवरेबल बोल लूं, और जब मेरे पास उससे पैसा आ जाता है तो मैं उसको अपनी जेब में डाल लूं। और लास्ट फ्रॉड होता है शॉर्ट डेबिटिंग द कस्टमर अकाउंट। मैंने कस्टमर को डेबिट ही कम अमाउंट से किया, मुझे उसको 200 रुपए से डेबिट करना चाहिए था, मैंने उसको 100 रुपए से डेबिट किया, तो जब अब मेरे पास उससे 200 रुपए आएंगे तो वो 100 रुपए मेरी जेब में जाएंगे। सो इस तरह से मैं कैश रिसीट का फ्रॉड कर सकता हूँ। अब आती है बात इसके रिगार्डिंग में क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स कर सकता हूँ। तो मैंने कहा 5 ऑडिट प्रोसीजर्स आप कर सकते हो। सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो जो भी रिसीट्स हैं उनकी कार्बन कॉपीज ले लो, जहां पे भी रिसीट को डुप्लीकेट रखा गया है क्या वो एक्चुअल में डुप्लीकेट रिसीट है कि नहीं। फिर जो भी सेल्स होती हैं, एरी गैरी कौन कौन सी सेल्स होती है सर, सेल ऑफ स्क्रैप होता है, रिकवरी होती है रेंट्स की, उसके बाद जो आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको वापस मिल सकते हैं, तो उनके रिगार्डिंग जो भी आपका रिकॉर्ड है उनको आपको एग्जामिन करना चाहिए। जो भी आपकी कैश सेल्स हैं उनको आपने अच्छे से डिटेल में वाउच करना चाहिए। लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं, जो भी कस्टमर से रिकवरीज होती है एंड जो सन्ड्री पार्टी से जो भी पैसा मिलता है उसको आपको चेक करना चाहिए विद द कॉपीज ऑफ रिसीट्स व्हिच हैव बीन इशूड टू देम, क्योंकि रिसीट्स इंपॉर्टेंट है, काउंटर फॉइल बाहर में जाए। एंड लास्ट में आपने देखना है ऑल विड्रॉल्स फ्रॉम बैंक, जो भी बैंक से आप विड्रॉ करते हो दे शुड बी चेक्ड विद कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इन द बैंक पासबुक। बैंक पासबुक से आपने विड्रॉल्स फ्रॉम बैंक को चेक करना है। तो ये 4-5 चीजें हैं जो आपने चेक करके चलनी है ऑडिट प्रोसीजर्स में। अब आती है बात इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट। मैंने कैश पेमेंट करी है, मान लेते 50 रुपए की, मैंने कहा नहीं मैंने 60 रुपए की पे करी है, तो कहीं ना कहीं जो मैंने 10 रुपए एक्स्ट्रा पे करे हैं उसमें मैंने 10 का फ्रॉड कर दिया है, जबकि वो नहीं होना चाहिए था। तो ये 5 तरीके हैं जिससे मैं इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट्स का फ्रॉड कर सकता हूँ। सबसे पहली बात तो मैंने डबल पेमेंट दिखा दी, ठीक है, मैंने डबल पेमेंट दिखा दी एक इनवॉइस की। तो एक इनवॉइस था मान लेते 40 रुपए का, मैंने उसको 2 बार पे कर दिया, तो कहीं ना कहीं मैंने कंपनी से 80 रुपए बाहर निकाल लिए, जबकि 40 ही बाहर निकलने दिए थे, तो जो 40 एक्स्ट्रा बाहर निकले वो मेरी जेब में गए। इसी तरह से मैंने कोई अपना पर्सनल एक्सपेंस पे कर दिया, जो कि ऑफकोर्स सी बात है पर्सनल एक्सपेंस कंपनी को नहीं पे करना चाहिए। एंड लास्ट के 3 पॉइंट्स आ जाते हैं विड्रॉइंग अनक्लेम्ड क्रेडिट बैलेंस। कोई अनक्लेम्ड क्रेडिट बैलेंस था जो जिसने लेना था उसने नहीं लिया, उसका मैंने विड्रॉ कर दिया। एंड लास्ट के 2 पॉइंट्स है फॉल्सली एडजस्टिंग अ रिफंड।
एक रिफंड जो वैसे बनता नहीं था बट मैंने उसको फॉल्सली एडजस्ट कर दिया इन अकाउंट ऑफ कस्टमर एंड विड्रॉ कर लिया वो क्रेडिट बैलेंस। एंड आखिरी में मैंने अपनी वेज शीट का टोटल गलत किया, यानी कि 100 रुपये होना चाहिए था, मैंने 120 रुपये किया और 20 रुपये एक्स्ट्रा अपनी जेब में डाल लिए। अब इसमें मैं ऑडिट प्रोसीजर्स क्या क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, जो भी कैश पेमेंट्स है उनके एविडेंस देखूंगा, जो भी रिसीट्स पे कहीं इरेज किया ऑल्टर किया उनको चेक करूंगा, जो भी बियरर चेक्स है उनको एग्जामिन करूंगा, साथ साथ जो वेज शीट्स हैं उनको अच्छे से रिकॉर्ड जो है उनका चेक करूंगा, जो सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग और रिसीविंग गुड्स है उसको देखूंगा, एंड जहां पार्टी से मेरे पास पैसा ड्यू है या जहां पे मेरे पास पार्टी से पैसा आ गया उनसे मैं कंफर्मेशन लूंगा कि क्या चीज़ें ठीक से हुई है कि नहीं। फिर आ जाते हैं फ्रॉड थ्रू अ सप्लायर लेजर। इसमें तो 4 चीज़ें हो सकती है। बेसिकली मैं डुप्लीकेट इनवॉइस यूज़ कर सकता हूँ फॉर परचेजेस, जो भी मेरे पास सप्लायर से क्रेडिट नोट्स आए हैं उनको मैं सप्रेस कर सकता हूँ। एंड 2 चीज़ें और मैं कर सकता हूँ, विड्रॉ कर सकता हूँ अमाउंट विच हैज़ बीन अनक्लेम्ड बाय द सप्लायर, सप्लायर ने जो अमाउंट अनक्लेम कर रखी है बेसिकली उसको मैं विड्रॉ करके अपनी जेब में डाल सकता हूँ। एंड लास्ट चीज़ है एक्सेप्टिंग परचेज इनवॉइसेस एट अ प्राइस कंसिडरेबली हायर, मतलब जितना इनवॉइस होना चाहिए था उस वैल्यू से ज़्यादा का इनवॉइस मैंने सप्लायर से एक्सेप्ट कर लिया, तो जितनी अमाउंट मैंने उसको एक्स्ट्रा पे करी उसमें से मैं उससे कमीशन ले सकता हूँ, विच इज़ अ फ्रॉड। तो ऑडिट प्रोसीजर्स इसमें मैं 3 प्रोसीजर्स होंगे। बेसिकली परचेज जनरल जो होगी कंपनी की उसको वाउच करना चाहिए 2 चीज़ों के साथ, एक तो गुड्स इनवर्ड बुक की गुड्स एक्चुअल में आई है कि नहीं, एंड साथ ही साथ सप्लायर का इनवॉइस कितने अमाउंट का था। जो भी सप्लायर है उसको बोलो कि भाई वो अपना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फर्निश करे ताकि हम देख सकें जो उसने अपनी बुक्स में एंट्रीज पास करी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही एंट्रीज हमारी बुक्स में भी हुई है। एंड लास्ट में नॉट द लीस्ट हम सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल देख के चलेंगे। फिर आती है बात कस्टमर लेजर की। कस्टमर लेजर में से 3 फ्रॉड हो सकते हैं, टीमिंग एंड लीडिंग। टीमिंग एंड लीडिंग सिंपल सी बात है, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 2 लोग हैं जिनसे पैसे आने, तो जैसे ही पहले वाले से आया हमने रिकॉर्ड नहीं किया, जैसे ही दूसरे वाले से आया हमने रिकॉर्ड कर लिया कि पहले वाले से पैसा आया है। तो ये साइकिल कंटिन्यू रहती है जब तक पैसा आता रहता है, एंड जो पहले वाले से पैसा आया होता है वो मेरी जेब में रहता है, तो इसको हम टीमिंग एंड लीडिंग बोलते हैं। एंड दूसरा फ्रॉड हो सकता है अलाउंस और रिबेट का, यानी मैंने अलाउंस और रिबेट बोल के अपना पैसा अपने पास रख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्रेडिटिंग द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर टू एन अकाउंट ऑफ अनदर कस्टमर। मान लेते एक से पैसा आया दूसरे के अकाउंट में डाल दिया, गलत डाल दिया तो वहां से पैसा निकाल के फिर अपनी जेब में डाल दिया। ऐसे उल्टे सीधे अटपटे कामों को ही फ्रॉड कहते हैं। तो इस तरह के फ्रॉड ना कीजिए। उसके लिए फिर हमारे पास ऑडिट प्रोसीजर्स भी हैं। ऑडिट प्रोसीजर्स क्या कहते हैं, जो भी आपने अलाउंसेस रखे हैं, जो भी अकाउंट्स आपने बैड और डाउटफुल क्रेडिट करे हैं उन पे हम ध्यान देंगे। सिमिलरली जो भी हमने डेबिट किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सप्लाई टू देम, क्या एक्चुअली जो हमारे पास गुड्स हैं वो सप्लाई हुई है कि नहीं, वो हम सेल्स डे बुक से देख लेंगे। फिर जो कस्टमर्स हैं उनसे कंफर्मेशन ले लेंगे जिनके पास भी बैलेंस है, और जिनमें बैलेंस नहीं खड़ा हुआ, मान लेते हैं एट द ईयर एंड कोई बैलेंस नहीं खड़ा हुआ, तो हम उनसे एक कंफर्मेशन ले लेंगे थ्रू द स्टेटमेंट ऑफ देयर अकाउंट। अब आ जाता है लास्ट टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ एन इंडिविजुअल और फर्म विच इज प्रपोजिंग टू बाय बिजनेस। एक इंडिविजुअल और फर्म एक बिजनेस खरीदना चाहते हैं तो वो क्या चीजें देखेंगे। तो मैंने कहा बिजनेस 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है प्रोप्राइटरशिप और फर्म, और एक हो सकता है कंपनी। अगर प्रोप्राइटरशिप और फर्म है तो मान लो 5 चीजें देखनी है। 5 चीजें यानी सबसे पहले तो हमें समझना है रीजन फॉर सेल, वो अपना बिजनेस सेल क्यों करना चाहते हैं, एंड अगर वो सेल करेंगे तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा कंपनी के टर्नओवर और प्रॉफिट पे। तो सबसे पहले हमने ये समझा। फिर हमने समझना है लीज और पेटेंट्स के बारे में, लीज कितनी बची है, पेटेंट कितना बचा है, यानी लीज की कितनी लेंथ बची है, अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ पेटेंट कितना है, एंड आखिरी में हमने देखना है कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी एज क्या है, बूढ़े लोग हैं कि जल्दी ही भगवान को प्यारे होने वाले हैं, या फिर जो उसके लोग हैं वो बहुत ही यंग लोग हैं, एकदम डायनामिक लोग हैं। अगर यंग डायनामिक है तो क्या कंपनी के साथ कंटिन्यू करेंगे कि नहीं, ये चीज़ देखनी है। एंड लास्ट में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी देख के चलेंगे। तो ये हमने 5 चीज़ें देखनी है। सर लिमिटेड कंपनी में, मैंने कहा लिमिटेड कंपनी में सिंपल सी बात है, शेयर पे फोकस करो। तो पहले 3 पॉइंट्स तो शेयर वाले हैं, ऑथराइज्ड एंड इशूड शेयर कैपिटल, फिर अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन द शेयर्स, जो भी शेयर्स पे अनकॉल्ड लाइबिलिटी है वो देखोगे। अगर शेयर्स डिवाइडेड हैं अलग अलग क्लासेस में तो क्या राइट्स हैं जो अटैच हैं हर एक क्लास के साथ। एंड लास्ट में आप देखोगे एसेट्स। एसेट्स यानी जिन जिन एसेट्स पे अगर आपका चार्ज लगा हुआ है, आपने एसेट्स को गिरवी रखा के लोन लिया है, तो रजिस्ट्रार ऑफ चार्जेस से आप वो चीज़ देख सकते हो। और फाइनली जब आप प्राइस देखोगे तो प्राइस एक पब्लिक कंपनी का तो कोटेड प्राइस चल जाएगा, बट जब हम प्राइवेट कंपनी की बात करेंगे उसके लिए हमें वैल्यूएशन करानी पड़ेगी। सो दोस्तों यहाँ हमारा इन्वेस्टिगेशन खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट रिविजन वीडियो में कवर करेंगे फॉरेंसिक ऑडिट। तो इसी तरह बने रहिए, पढ़ते रहिए और जल्दी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के दिखाइए।